नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, पूरे देश में जब चुनाव हो चुके हैं तो एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं एग्जिट पोल पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। वर्मा साहब, जेके अपडेट ने भी इस एग्जिट पोल पर एक सर्वे किया था। हालांकि देश का तो नहीं, हाँ, सर्वे नहीं किया, लेकिन जम्मू कश्मीर का सर्वे किया था, तो वो भी आपने शायद देखा होगा, जिसमें एनसी को 2 सीटें, पीडीपी को 1, कांग्रेस को 1, भाजपा को 1 और 1 निर्दलीय को जो सीट मिलती हुई दिखाई दे रही थी। पहले तो हम बात करेंगे जो देश का एग्जिट पोल आया है उसे लेकर। एक तरफ अब विपक्ष भी जो है वो कह रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल मोदी मीडिया पोल है, ये राहुल गांधी के बोल हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 295 जो सीटें हैं वो ले रहा है इंडिया गठबंधन। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एग्जिट पोल दे रहा है 400 के करीब करीब सीटें एनडीए को। तो किस प्रकार से इसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक देश की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में अब कोई रहस्य छुपा नहीं है। जिस प्रकार की वो प्रोपेगेंडा की एजेंसी बन गई है, ये आरोप है विपक्ष, लोग भी देख रहे हैं। इसलिए उनको कोट एंड कोट गोदी मीडिया, चरण चुंबक मीडिया, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, लेकिन यह है कि जिस प्रकार कल मेन स्ट्रीम मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाया, उससे लेकर पहले से इस प्रकार के कयास कहें या अफवाहें कहें कि वो प्रो गवर्नमेंट एग्जिट पोल दे सकता है, वही लोगों को जो रिएक्शन में लोगों को दिखाई दिया। लेकिन ये चुनाव है, किसी के बारे में कोई गारंटी, चूँकि एग्जिट पोल है। ये भी कहा गया, सोशल मीडिया हम देख रहे थे कि जिस एजेंसी से कराया गया वो एजेंसी भी एक्सपोज हो गई है, जो एग्जिट पोल कराया गया। अपने 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 तारीख है। और इसलिए कल 1 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई विपक्षी महागठबंधन इंडिया की खड़गे साहब ने अपने घर पे, और वहाँ विपक्षी दल। लेकिन उसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी, उसमें हमारी स्टेट से महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में नहीं थी, हालांकि ममता बनर्जी भी नहीं थी। कहा यह गया कि महबूबा की ओर से कि उनके घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं आ पाए, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो उस बात से खासी नाराज़ हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अनंतनाग राजौरी सीट पर जो रुख रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का, वो उससे पूरी तरह आहत हुई। और इससे आहत इसलिए हुई कि जो कांग्रेस का नेतृत्व था या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेतृत्व उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को समझाने में नाकाम रहा, या उन्होंने रुचि नहीं ली। नहीं, वहाँ पर तो चुनाव प्रचार भी कांग्रेस के ने किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। बिल्कुल, उस विषय में हम बाद में आएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि महबूबा मुफ्ती की नाराज़गी कल साफ तौर पर दिखाई। दूसरा, ममता बनर्जी नहीं आई। बाकी सब पार्टियों के, चाहे वो तेजस्वी यादव थे या दूसरी पार्टी के नेता, सब वहाँ नुमाइंदे थे। इवन अरविंद केजरीवाल भी थे। अरविंद केजरीवाल अब इस टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका इस टाइम वो तिहाड़ में उनकी वापसी हो रही हो, चूँकि आज उनको खुद कहा था कि मैं तिहाड़ रिपोर्ट करूँगा 2 बजे के बाद। तो हम कुल मिलाकर देखें, जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का हमें ये भी मालूम है, जब अटल जी की 2nd टर्म सरकार थी एनडीए की, तो शाइनिंग इंडिया और ना जाने क्या क्या कहकर वो फिर से अटल जी की सरकार बना रहे थे। लेकिन हुआ कुछ और, कांग्रेस की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल जो भाषा बोल रहे हैं या अंगणित दिखा रहे हैं या सैंपल ले रहे हैं, जिस आधार पर ये बनाया जा रहा है कि वो 100% सही हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसके करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन 100% आंकड़े ठीक कभी हुए भी नहीं, ना होंगे। हाँ, कई बार ये देखा कि उलट होता है एग्जिट पोल के। वो हमने बताया कि जिस प्रकार वाजपेयी साहब की सरकार थी और कहा शाइनिंग इंडिया आ रहा, प्रमोद महाजन जी, लेकिन आंकड़े उल्टे आए और सरकार एनडीए की चली गई वाजपेयी साहब की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी। अब हम आते हैं अपनी स्टेट की तरफ। स्टेट में आपने देखा कि जिस प्रकार जेके अपडेट ने कल अपना एग्जिट पोल दिखाया, और हमारा जो एग्जिट पोल था वो एक चुनावी यात्रा के आधार पर था। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बैठ के बना दिया। वो ख़ास तौर से इस सीट पर ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट थी, अनंतनाग राजौरी पुंज। और इस सीट के हम मुख्तलिफ इलाकों में गए, हर वर्ग के लोगों से मिले, गुजरों से मिले, पहाड़ियों से मिले, हिंदू मानसिकता के लोगों से मिले, सबसे मिले, कश्मीरी मानसिकता, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट लिया। और जिस प्रकार आपने कल दी खबर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम कुल मिलाकर देखें
कि अभी स्थिति अस्पष्ट है। और जो एग्जिट पोल कहते हैं, हम फिर कहेंगे कि एग्जिट पोल अब उनकी 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 मानसिकता, उनके सैम्पलिंग पे बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं, और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहे हैं ये भी जो दिखाई नहीं दे, अदृश्य, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ उसका रिफ्लेक्शन होता है। ये आज बात किसी से छिपी नहीं है। सबसे पहले लद्दाख की हम बात करते हैं। बिल्कुल। लद्दाख सीट, जेके अपडेट ने उस सीट को निर्दलीय को दे जाते हुए दिखाया है। बिल्कुल। क्योंकि एग्जिट पोल में जिस प्रकार का हमारा सर्वे था, हमें यही लगा कि यहाँ पे जो निर्दलीय हैं उन्हें जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, लद्दाख की एक अजीब सी स्थिति हुई। लद्दाख पहली बात तो है कि पिछले 2 साल से अपनी मांगों को लेकर उबल रहा था, और इस लेवल तक उबला कि उनके आंदोलन लगातार पूरे मीडिया में, हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले उसको उस तरह से कवरेज ना दी हो, लेकिन दुनिया भर के मीडिया में उनकी मांगों को दिखाता जाता, और सोशल मीडिया तो भरा ही रहता था। और जो उनकी मांग थी कि हमें 6 शेड्यूल में लिया जाए ताकि हमारा जल, ज़मीन और जंगल जो है और नौकरियाँ ये हमारी सुरक्षित रहें बाहर। उनको, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बाहर के बड़े बड़े उद्योगी घराने आके यहाँ पर खनन का काम कर रहे हैं, प्राकृतिक संपदाओं को के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये उनका आरोप है। तो कई लद्दाख की भी ऐसी स्थिति, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लद्दाख हमारा बेहद सामरिक महत्व का इलाका है। उसका अपना महत्व है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन है। चीन ने जून 2020 में जो गलवान घाटी में किया, वो क्या छिपा नहीं है। हमारे 20 जवान शहीद हो, हम चाहे उनके 100 मार दें, लेकिन हमारे जो 20 गए वो अमूल्य थे। वो वही अतिक्रमण करते हुए। वो अलग बात है कि अभी कई दौर की बैठकें हुई, उस पर बयान भी सरकार की ओर से आए, जिन्हें कोई आए हो ना कोई गए हो, अगर आए हो नहीं गए हो तो फिर मीटिंग किस लिए हो रही है। ये तमाम विपक्ष के भी आरोप हैं और लद्दाख के लोगों के भी आरोप है। उस आरोप उस पार्षद के भी हैं जो लास्ट बिल्कुल LAC के पास अपनी भेड़ों को वो चरवाहा था और घास चराने के लिए आता था। वो एक बड़ा डिटेल एक विरोध प्रदर्शन है। वो कारगिल के लोग भी उसमें शामिल हैं और लेह के भी। अब मुद्दे पे आते हैं उस पर। देखिए उसका रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है इस चुनाव पे। बीजेपी ने हालांकि अपने सांसद जामयांग की सीट उन्होंने बदल दी, उसकी जगह लाए गए ताशी ग्यालसन जो वहाँ के लेह के जो हिल काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, और उनको टिकट दी। पहले वो नाराज रहे सांसद, उन्होंने उनके समर्थन में विरोध था, प्रेशर था कि भाई आप इंडिपेंडेंट खड़ी है, लेकिन पार्टी आला कमान के शीर्ष नेता समझा बुझा के, हम समझते हैं उसके अंदर तरुण चुग भी थे और ये अपना विक्रम रंधावा भी थे जो यहाँ से XML से बड़े नेता, जिन्होंने जाके उनको समझा बुझा के बैठाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लेह से 2 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी के भी लेह से हैं और जो कांग्रेस के हैं वो भी लेह से हैं। तो दोनों एक रीजन से 2 कैंडिडेट हैं। दूसरे रीजन से जिनका आप नाम बता रहे थे, क्या नाम है, हाजी हनीफा जान, वो खड़े हुए। उसके अलावा सज्जाद हुसैन कारगिली खड़े हुए। सज्जाद हुसैन कारगिली के बारे में बताना चाहूँगा कि जो पिछला चुनाव हुआ 2019 का, वो सेकंड आए थे। और बीजेपी के पिछले 2 चुनाव इत्तेफाकन लोग कहते हैं और आंकड़े भी बताते हैं इसलिए जीत पाई चूँकि कारगिल से वहाँ के जो शिया स्कॉलर हैं, वो जो नामचीन जिनका असर है अपनी कम्युनिटी में, वो 2 से ज़्यादा खड़े हो जाते थे, वोट बढ़ते थे, बीजेपी को लाभ होता था। इस बार जब सज्जाद हुसैन कारगिली चुनाव में खड़े हुए, यूथ का उनको भरपूर सपोर्ट था, लेकिन पिछली बार दूसरे नंबर पर आए थे, तो उनको मना के बैठा दिया गया। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। अब हाजी हनीफा जान जो हैं वो कारगिल से अकेले प्रत्याशी हैं। जो आपने अपने सर्वे में दिखाया वो हमें काफ़ी हद तक वो एग्जिट पोल 100% ठीक होता दिखाई दे रहा है, इसलिए कि कारगिल से एक है और कारगिल में जो वोट हैं वो लेह की बनिस्बत ज़्यादा हैं। लेह में 2 प्रत्याशी हैं, कम वोट हैं बनिस्बत, और कारगिल में उसमें 95% शिया कम्युनिटी है। तो माना जा सकता है, और ये बड़े बड़े जो विश्लेषण भी आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हाजी हनीफा जान जो हैं वो इस बार बाजी मार सकते हैं। लेकिन हाफिज हनीफा जान के बारे में एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, ये वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। दिलचस्प बात यह है कि उनको सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने भी किया, लेकिन जब समझौता हुआ था महागठबंधन का, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े हो गए, नेशनल कांग्रेस को निकाल दिया। सियासी पंडित ये भी मानते हैं
कि अपना फेस सेविंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी से निकाला है, लेकिन शरारत एनसी नेतृत्व के बिना ये हो नहीं सकती एनी हाउ। लेकिन हम भी फिर भी मानेंगे कि ये जो सीट है, जो बीजेपी की अपनी 2 इलेक्शन में अपनी सीट मानी जा रही थी, इस बार उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है और इंडिपेंडेंट हाजी हनीफा जान इस सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हम बारामूला और श्रीनगर सीट जी। पर। ये दोनों सीटें जो हमारा सर्वे है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाती हुई दिख रही हैं। जी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा रोचक बारामूला का चुनाव इसलिए हो गया है कि उमर अब्दुल्ला अपनी जो पारंपरिक सीट है, एक गांदरबल थी और एक श्रीनगर, वो उसको छोड़ के सेंट्रल कश्मीर को चले गए नॉर्थ कश्मीर में। क्या कारण रहे हैं ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का मतदान हुआ उस दिन जो दृश्य दिखाई दी गए, जो सोर्सों से हमारी खबरें मिली, पहले माना जा रहा था जब तक इंजीनियर शेख रशीद का कहीं नाम नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तब तक माना जा रहा था कि ये सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में सीधी फाइट है। लेकिन जिस प्रकार इंजीनियर शेख रशीद, जो कि तिहाड़, दिल्ली की तिहाड़ जेल पहले 5 साल से बंद है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मामलों में, एनआईए के मामले में, उनके बेटों ने जिस प्रकार इमोशनल प्रचार क्या दिया, उन्होंने कहा कि आप मेरे पापा को जिताएं जो कश्मीरी देश की मुख्तलिफ जेलों में बंद है, ये वोट उनके नाम है, उनकी रिहाई के लिए पार्लियामेंट पहुंच के आवाज़ उठाएंगे। ये इमोशनल कार्ड खेला गया और हमने देखा कि केवल नॉर्थ कश्मीर नहीं, सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर और साउथ कश्मीर से बड़ी संख्या में यूथ जो गरीब भी थे, वो पैदल, जिनके जो वाहन थे, वो जाके वहाँ चुनाव प्रचार में लगे। और दिलचस्प बात है, ऐसी भी जानकारी मिली कि जो माइनर थे, जिनका वोट नहीं था, उन्होंने अपने घर में महिलाओं को कस्में दिलवाई कि आप इंजीनियर शेख को वोट डालेंगे, वो कश्मीरियों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। तो वो जो माहौल एक वहाँ हमें दिखाई था, शुरू में ये दिखाई देता था कि सज्जाद लोन चूँकि पहला चुनाव लड़े थे और नंबर 2 पर है, नंबर 3 में इंजीनियर शेख रशीद आए थे जब पहला लोग 2019 का चुनाव था और बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। इस बार माना जा रहा था कि शायद सज्जाद लोन, चूँकि उसको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है और दूसरे लोगों का समर्थन प्राप्त, दिल्ली के वो बेहद करीब माने जाते हैं, इसलिए माना जा रहा था कि सज्जाद लोन उसको तगड़ी फाइट देंगे उमर अब्दुल्ला को। लेकिन जो ताज़ा समाचार सोर्सेज से मिल रहे हैं, हमें लगता है कि सज्जाद लोन अब तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। फाइट जो है उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर शेख रशीद दिखाई दे रहे हैं और इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी कि इंजीनियर शेख रशीद कहीं बाजी न मार जाए, ऐसे भी हालत बन सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ एक माहौल था इमोशनल, और आपको मालूम है कि जब वेव चलती है इमोशंस के आधार पे एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। नैरेटिव बनाया गया कि भाई जो जेलों में बंद नौजवान हैं, चूँकि जेलों में तो पूरे कश्मीर के लोग विभिन्न मामलों में जेलों में बंद है, कोई पत्थरबाजी में, कोई दूसरे मामलों में, किलिंग में, अलग अलग मुद्दों में लगाववाद में, तो उस मामले को भुनाते हुए उसके इंजीनियर शेख रशीद के दोनों बेटों ने जो बेहद कम समय के अंदर जो माहौल खड़ा किया, टेम्पो बनाया, वो वास्तव में अद्वितीय था। हम समझते हैं कि बारामूला में जो लड़ाई है वो लड़ाई उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर शेख रशीद में कड़े मुकाबले में होती दिखाई दे रही है। बाकी 2 दिन बाद बक्से खुलेंगे, ईवीएम क्या खेल दिखाती है। श्रीनगर सीट, और श्रीनगर में हमारा मानना ये है कि देखिए, श्रीनगर जिस प्रकार साउथ कश्मीर की अनंतनाग सीट के साथ इससे काटे गए, जोड़े गए, अनंतनाग को रजौरी के साथ जोड़ दिया गया, उसी प्रकार साउथ कश्मीर के कुछ इलाके, जिसमें शोपियां का कुछ इलाका है, पुलवामा है, ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा, उसका सारा हिस्सा वो जोड़ देगा श्रीनगर के साथ, राजपुरा है और भी लोग। इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये पीडीपी के डोमिनेंस वाले इलाके थे, उसके प्रभुत्व वाले इलाके थे। तो आरोप ये भी है कि ये इस प्रकार से परिसीमन किया गया, खंडबंड किया गया कि ताकि पीडीपी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि पुलवामा, शोपियां और 1-2 और जो कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ी गई हैं इसके साथ, पंपोर, वो सारे कहा जा रहा है कि वो डोमिनेंस पीडीपी का है। और अगर वो पीडीपी का वोट श्रीनगर सीट पर वहीदुर रहमान जो पर्रे है, जो पीडीपी कैंडिडेट हैं, जो कि मोहम्मद मुफ्ती सईद से भी खासम खास थे और महबूबा मुफ्ती के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, और वो जेल में बंद रहे 2 साल करीब ज़्यादा रहे, तो उन पर कई संगीन आरोप थे। लेकिन वहाँ भी वही इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है।
नौजवानों से कहा जाए नौजवान है, कहा जा रहा है कि देखिए मेरे पर केस बनाए गए और तमाम बातें कही गई। लेकिन उनके मुकाबले में जो कहा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद आगा रोहिल्ला है, वो शिया लीडर हैं, उनका अपना एक स्कॉलर है, वो शियाज़ की बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम था पहले, जो पूरा श्रीनगर जुड़ा था, उसका एक हिस्सा इन्होंने नॉर्थ कश्मीर से जोड़ दिया। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाईली रेप्यूटेड आदमी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प हो, तीसरा एक कैंडिडेट और है, वो है मोहम्मद अशर अमीर। मोहम्मद अशर अमीर जम्मू कश्मीर पार्टी के हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने फारूक उमर अब्दुल्ला को पिछले 2 विधानसभा सीट, एक सीट से इन्होंने हराया था। पीडीपी में उस नाम थे, पीडीपी के लीडर थे, एमएलए थे। कहने का लबोलवाब है कि श्रीनगर जो संसदीय सीट है, वहाँ भी बड़ी दिलचस्प फाइट है। वहीदुर रहमान पर्रा और जो आगा रुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अब किसका भाग्य चमकता है वो 4 तारीख को मतलब इसको, इस सीट को भी आपने गोलमोल किया और बारामूला वाली को भी गोलमोल किया। फाइट है, फाइट तो हमें भी नजर आ रही है। लेकिन अगर एग्जिट पोल हम दे रहे हैं तो उसमें आपको नहीं, हमने श्रीनगर में बारामूला हमने बताया कि इंजीनियर शेख रशीद कहीं बाजी ना मार दें, मतलब वहाँ पलड़ा आप भारी बता रहे हैं रशीद साहब का। इसलिए तो ये श्रीनगर सीट पे किसका पलड़ा भारी बता रहे हैं आप? श्रीनगर में देखिए ना, वो शिया स्कॉलर हैं, उनका अपना एक असर है ज़बरदस्त कम्युनिटी में। और वहीदुर रहमान पर्रा चूँकि वो एक यंगस्टर हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कैंपेन चलाई, जिस प्रकार से उन्होंने आरोप भी लगाए। हालांकि देखिए इनमें दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस, हालांकि दोनों में ज़बरदस्त एक दूसरा, दिल्ली की बी पार्टी है, बीजेपी की भी पार्टी, एक दूसरे खूब आरोप चस्पा किए। लेकिन 3 बातें उनकी ज़बरदस्ती, एक तो कह रहे थे कश्मीर की जो कश्मीरियत है, उसकी शिनाख्त है, उस पर 5 अगस्त 2019 को हमला हुआ है। दूसरा उनका कहना था कि विशेष दर्जा जो ख़त्म किया गया वो हम वापस लाएंगे। तीसरा, जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर जो बाहरी लोग आकर कब्जा कर रहे हैं, ये एक इमोशनल कार्ड खेलने की जो पीडीपी और नेशनल कांग्रेस ने दमकर कोशिश की। अब कौन कितना मतदाता किसके इन्फ्लुएंस में आता है। और हम ये भी कहेंगे इसमें कुछ इलाके हैं गुर्जर, देखिए कश्मीर में आमतौर पे देखा जाता है कि मुस्लिम यार मुस्लिम है, लेकिन नहीं, उसमें कई फ़िरके हैं। गुज्जर बकरवाल अलग है, पहाड़ी अलग है, कश्मीरी अलग है, पठान अलग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि किसकी कौन सी पार्टी किस फ़िरके पे अपना असर रखती है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लड़ाई यहाँ बिल्कुल नेक टू नेक लग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में। लेकिन आगा रोहिल्ला जो हैं वो हमें ज़्यादा एज पे दिखाई दे रहे हैं। जी, अब बात आ जाती है अनंतनाग राजौरी सीट। जी, इस सीट पर जो हमारा सर्वे है वो पीडीपी को जा रहा है। जी, तो आपका क्या मानना है सीट? देखिए हमने जो देखा, हमने पूरी चुनावी यात्रा में हमने ऐसे ऐसे इलाकों में गए जहाँ पर आमतौर पर जम्मू या नई दिल्ली के इसी कमरों में बैठे पत्रकार नहीं जाते, और हम गए वहाँ पर। हमने हर कम्युनिटी के लोगों से बात की, या हिंदू थे या पहाड़ी थे या गुर्जर थे या कश्मीरी थे या और लोग थे, हमने सबसे बात की। हमें एक चीज़ वहाँ एक ज़बरदस्त चीज़ लगी, एक तो आम लोगों में नाराज़गी थी कॉमन, वो बीजेपी समर्थित में भी और गैर बीजेपी भी, जो उनके विरोधी पार्टियां हैं, कि पहली बात है कि आपने परसीमन जो है वो गलत किया। जम्मू पुंछ राजौरी जम्मू से करीब था, जुड़े रहने देना चाहिए था। अगर कर भी दिया तो अपना प्रत्याशी बीजेपी ने क्यों नहीं उठाया? वो तो केवल यहाँ नहीं, 3 सीटों पे नहीं उतारा इन्होंने। तो वो खासी नाराज़गी हम देखी गई। लेकिन हम इतना फिर भी कहेंगे कि जो पार्टी का कमिटेड वोट होता है वो उसी को वोट देता है जो पार्टी जहाँ इशारा करती है। तो प्रॉक्सी जफ़र इकबाल मनाज थे जम्मू कश्मीर में पार्टी के, और हमने मंडी में देखा भी तरुण चुग, रविंदर रैना, वो मतलब मदद भी सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ पर्देदारी भी रखना चाहते थे। और हमने देखा वहाँ कुछ मोबाइल्स को बंद, मीडिया के मोबाइल्स को बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन JK अपडेट ने फिर भी उनके साथ एक तीखा सवाल किया राजौरी को लेकर कि हिंदू नाराज़ है, ये हुआ। उन्होंने कहा हम ठीक कर देंगे तरुण चुग ने। हम कुल मिलाकर देखें कि वहाँ पर सरकार के इस फैसले से कोई सेटिस्फाई नहीं था। अब बात है ना चुनाव के वोट पर। देखिए हमने गुर्जर कम्युनिटी को कभी भी पोलराइज होते नहीं देखा। कई चुनाव हुए, हालांकि एक चुनाव में मुझे याद आती है, ठाकुर रसपाल सिंह जब खड़े थे तो मियाँ अल्ताफ़, ये जो कोहली जो जीते, अब्दुल गनी लोन कोहली, ये इनके रिश्तेदार हैं और बीजेपी के टिकट जीते थे।
और बीजेपी की टिकट से एक मुस्लिम का जीतना बड़ा चौंकाने वाला था। बाद में पता चला कि मियाँ अल्ताफ़, उनकी बड़ी भी रिश्तेदारी थी, मियाँ अल्ताफ़ एनसी के थे, एनसी के हैं, ठाकुर रजपाल सिंह एनसी के थे, लेकिन उनके इशारे पे सपोर्ट अब्दुल गनी लोन को मिली और वो जीत गए। ये सेकंड टाइम ऐसा है जबकि खुल के प्रदर्शन हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हमने कई गुज्जरों से बात की, जो आम गुज्जर था, जा पढ़ा लिखा गुज्जर था, वो सब कहते पीर साहब पीर साहब पीर साहब। तो इस प्रकार से हमने पहली बार देखा कि पोलराइज होते हुए गुज्जर बकरवाल समुदाय को, जबकि ये कभी इनके ऊपर हमेशा सेकुलरिज्म की इन्होंने हमेशा लाइन पकड़ी, लेकिन ये पहली बार हुआ। और हैरत की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी पर कि ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप भी तो ध्रुवीकरण कर रहे थे, एक कम्युनिटी विशेष के लिए इस प्रकार का प्रचार करना। तो हम समझते हैं कि गुज्जर बकरवाल समुदाय का मिनिमम 90%, मिनिमम बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है, वो मियाँ अल्ताफ़ जो उनके पीर है, कंगन में उनकी ज़ियारत है, उनके पिता मियाँ बशीर, ग्रैंड फादर मियाँ, उनके पिता तो मियाँ बशीर तो कांग्रेस में थे, लेकिन हम समझते हैं कि वोट इनको गया है। हाँ, पहाड़ी और गुजर इनमें बड़ा गुजर बकरवाल में कन्फ्लिक्ट दशकों से रहा है अपने वजूद की लड़ाई को लेकर। उनको लगता है पहाड़ियों को कि यदि मियाँ अल्ताफ़ जीत गए तो कहीं अब पार्लियामेंट में कोई बिल लाकर पहाड़ी स्टेटस को ख़त्म कराने की कोशिश, ये आरोप है। पहाड़ी कुछ लीडरों ने नाम ना बताने का, उनका नाम आ रहा नहीं खोलेंगे, उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा जी ये इस प्रकार की एप्रीहेंशन है, फिर पुराना कन्फ्लिक्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब लेने को लेकर इन्होंने रोड़े अटकाए एनसी ने, स्टेट में भी और सेंटर में, सेंटर से भी कनेक्टेड थे लोग। और गुलाम नबी आज़ाद का तो उन्होंने खुलकर आरोप लगाया था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीताराम केसरी सब तैयार थे, उन्होंने इनसे कहा था इनको पहाड़ी नेताओं को कि भैया हमारी पार्टी के नेता आप उनसे बात कर लीजिए। तो इसमें गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी अनभिज्ञता जताई थी, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो कुल मिलाकर देखिए, पहाड़ी वोट असली नज़र है पहाड़ी वोट पर, और जो सबसे ज़्यादा है गुज्जर बकरवाल से। तो ऐसा जो सोर्स बता रहे, जो पहाड़ी लीडर बता रहे जिनसे हमारी बात है, उनका कहना ये है कि मिनिमम 70% या 75 में वोट वो महबूबा मुफ्ती को दिए गए हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल अगर एनसी के साथ खड़ा है तो हमें ऐसे नेता का चयन करना है जो बोले। उनको पता है कि मियाँ अल्ताफ़ दिल्ली के आदमी हैं, जफर इकबाल मनाज एक इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो लीडरों वाली एक फायर स्पिरिट होनी चाहिए वो नहीं है, जो हमने महबूबा मुफ्ती में या उसकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का आपने इंटरव्यू किया, जो हमने उनसे फायर स्पिरिट देखी वहाँ प्रचार करते हुए। तो हम समझते हैं कि पहाड़ी कबीले का जो वोट है, जो मुख्तलिफ जरियों से हमें जानकारी मिली, 70 से 75 उनको मिलेगा, और 2-4-5% जो कमिटेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ी, उनको वोट देंगे। बाकी जो 10-15% बीजेपी चूँकि उसको अपने प्रॉक्सी को मदद करा रही है, तो बीजेपी का ये अपना नौशहरा ले लीजिए, लमेड़ी ले लीजिए, राजौरी ले लीजिए, इन इलाकों में जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, मुझे लगता है कि वोट वो उसको मियाँ क्या नाम है जफर इकबाल मनास को गए होंगे। लेकिन जो लड़ाई है, और ये बताऊं, ये फैसला जो भी होगा ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये इस प्रकार का ये शायद पहला चुनाव है कि दो फिरकों के बीच एक कन्फ्लिक्ट है, और सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने परिसीमन भी अपने अनुरूप कराया जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसके अलावा पहाड़ी स्टेटस भी दिया। अब इस सीट पर आगे कौन है? देखिए, इस सीट पे जो हमें जो इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल रही है, हमें लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती कहीं एज पर है, हमें जो लगता है, जिस तरह की जानकारी है। बाकी आपको पता ही है बटन अंदर कौन कहाँ जाके दबा रहा है। आज वोटर बड़ा सचेत है, बड़ा चालाक है, लेकिन जो ऊपरी तौर पर हमें लगता है पहाड़ी लीडरों से बात, चूँकि पहाड़ी वोट, इसलिए हम बार बार इस पर समय क्या कमी है, हम आगे भी चलते हैं। उधमपुर और जम्मू सीट पर आ जाते हैं। ये दो सीटों में से एक सीट हमारे सरवा जो है वो दे रहा है कांग्रेस को और एक बीजेपी को। आप क्या मानते हैं? देखिए, आपको याद होगा अच्छी तरह कि बीजेपी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट अनाउंस किए थे, रिपीट किए थे, और दोनों तीसरी बार किए हैं हैट्रिक बनाने के लिए। कांग्रेस शुरू से लेट लतीफ़ रही है, उसने बाद में कैंडिडेट खड़ा किए, लेकिन जब तक कांग्रेस के कैंडिडेट ऐलान, तब तक ये माना जा रहा था ये चुनाव एक तरफा है,
एक तरफा मतलब बीजेपी आराम से जीत जाएगी, कोई उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना प्रचार ना लेना। और जबकि बीजेपी में प्रचार वचार सारा अपना तंत्र, जितना लगाया। कैडर जितना धन बल सब कुछ इसमें झोंका गया, ये विपक्ष का भी आरोप है। महबूबा ने तो आरोप ही लगाया था कि उसके लोगों को जो उठाकर रात को पुलिस ने बंद रखा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेसिया परसेंटेज और आगे जा सकती थी। मैं बीच में एक बार उस जरा दोबारा कहना चाहूँगा, कश्मीर के मेरे कल मित्र मिले पत्रकार जम्मू आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सतीश जी, अगर ये टैक्टिस जो आरोप लगा रही है महबूबा मुफ्ती पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर वोट वहाँ बढ़ जाते तो डंके की चोट पर कह सकते थे कि महबूबा मुफ्ती जबरदस्त जीत रही है। लेकिन वहाँ लो पोलिंग के चक्कर में उठाया गया। कहते ये साजिश ये थी, वो तो शुक्र है कि मैं धरने बैठी महबूबा मुफ्ती, उनका प्रोग्राम ये था कि ये बाइकाट ही काल दें ताकि साउथ कश्मीर से वोट ही ना पड़े और इधर से वोट पड़े और महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट ना जा सके। ये एक बड़ा आरोप महबूबा ने भी लगाया, इंतज़ाम लगाया और लोग भी लगा रहे हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर देखिए 3 महीने पहले तक ये आराम से कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं सीन में दिखाई नहीं दे रही थी। और लाल सिंह का आपको पता है कि ईडी के चक्कर में कैसे बंद रहे, ये हो रहा। और यहाँ का जम्मू सीट के बारे में कभी ताराचंद का नाम चलता था, तो कभी रमन भल्ला का, कभी किसी का नाम चलता था। तो मतलब संशय की स्थिति थी। फिर भी जिस प्रकार नाम अनाउंस किए, उसके बाद जो चुनाव का प्रचार कांग्रेस ने शुरू किया, वो हम कहते हैं वास्तव में उन्होंने बड़ी कोशिश की जो पिछली कमी रही उसको दूर करने की, और बड़ी बड़ी सभाएं हुई, ये हुआ। हम समझते हैं कि कांग्रेस कम इस स्थिति में आ गई कि अब लग रहा कि हाँ चुनाव हुआ है। नहीं, पहले तो वाकोवर वाली स्थिति एक मायने में देखी जाती है। अब पहले बात करते हैं उधमपुर और कठुआ सीट की। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में अब तक के बड़े काम कराए, बड़ी योजनाएं लाए यहाँ पर, और उनको बड़ा उसको कहा गया, प्रचार भी किया गया मीडिया के अंदर। लेकिन जिस प्रकार चौधरी लाल सिंह को ईडी द्वारा प्रताड़ित किया गया, मामला दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, उसके उनकी धर्मपत्नी ने कांता डोंता आरोप लगाए, समर्थकों ने लगाए, उसके बाद थोड़ी उनका साथ सहानुभूति जुड़नी शुरू हुई उनके इलाके के लोगों को। और इसके लिए जो प्रचार किया गया, सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस के वकार रसूल वानी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ऐसे लगा कि पूरी जी जान के साथ इन लोगों ताकत के साथ उसका प्रचार किया है। इसमें एक तीसरी पक्ष और है, वो है जीएम सरूरी, जिसका आपने इंटरव्यू किया मंडी में। जीएम सरूरी, गुलाम नबी आज़ाद को पता था कि उनकी हैसियत नहीं चुनाव जीतने की, लेकिन ये आम आरोप है कि उनको खड़ा कराया गया कांग्रेस के वोट खराब करने के लिए। माना यह जा रहा है कि यदि सरूरी 40 से 50 हज़ार वोट काट लेते हैं तो फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हराना मुश्किल हो सकता है। हालांकि वहाँ पर एक प्रत्याशी और था जो खड़ा था, नुकसान कर सकता है आम आदमी पार्टी का भी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर वो वोट ज़्यादा नहीं काट पाया जीएम सरूरी, तो फाइट इतनी भयंकर टफ है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हमें दबी जबान में कहते हैं कि लाल सिंह कहीं निकल ना जाए। लाल सिंह के बारे में बीजेपी कार्यकर्ता नाम न जानने के नेता, बल्कि तो अब देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल फाइट इतनी ज़बरदस्त है, और कई लोगों का मानना है, ये भी मानना है कि लाल सिंह को एज पे है, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी मानना है कि डॉक्टर जितेंद्र हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। ये तो 4 तारीख को खुलेगा। और आते हैं जम्मू पे जुगल किशोर शर्मा खुद अपने समर्थकों पे कह रहे हैं कि मैं पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। वो 3 लाख कितने का वो रिकॉर्ड था, यानी कि उनको लग रहा है कि वो 4 लाख से ज़्यादा वोटर जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा असंभव है। चूँकि रमन भल्ला, देखिए रमन भल्ला की अपनी एक ऐसी इमेज है कि वो लोगों से कनेक्ट है, वो यहीं रहते हैं। हमने खुद देखा जुगल किशोर शर्मा को, एक बार हम दिल्ली गए बीजेपी के लीडर के साथ ही, और दिल्ली तो कहते हैं चलती है 24 घंटे, वहाँ तो आसानी से कुछ होता नहीं। हम 9:30 इनकी वहाँ पहुँचे थे सरकारी आवास पे, जो फ्लैट है, बाहर CRPM गई, साहब तो सो गए हैं। हमने कहा भाई अभी 9:30 हुए हैं, दिल्ली में है, सो कैसे गए? तो उनको थोड़ा हमने गर्मा गर्मी हुई, वो अंदर गया तो ये फिर उठ के आए। कहने का मतलब कि
बीजेपी का एक एमएलए साथ हो और उसको मैसेज गया हो और बंदा आने को तैयार, बार जब गर्म करी उसके बाद वो आए, तो लोगों के साथ उनकी कहा जाए एक्सेशन भी नहीं था, लोगों के साथ कनेक्टिव, लोगों की पहुंच कम थी और वो यहाँ की बजाय दिल्ली में रहना ज़्यादा पसंद करते रहे। ऑन द अदर हैंड, रमन भल्ला के बारे में ये कहावत है कि उसका घर 24 घंटे खुला रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए जो जिसकी सरकार होती है, और इस चुनाव में एक दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में कहीं अंडर करंट, कहीं वेव कहीं नहीं थी, अंडर करंट था, कहाँ किसने वोट डाला। और इस सीट के बारे में भी आप श्योर सट्टे नहीं कह सकते कि कौन आदमी सीट जीत रहा है जम्मू की, लेकिन ये है कि बीजेपी के प्रत्याशी खुद दावा कर रहे हैं कि वो 4 लाख से ज़्यादा वोटर जीतने जा रहे हैं। बाकी परसों 2 दिन रह गए हैं, सामने सब दृश्य आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि कौन सी सीट पर किसका जो पाला जो है वो थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है। बाकी 4 जून को पिटारा खुलेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।